मेरे प्रिय विद्यार्थियों, श्री बद्री प्रसाद महाविद्यालय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी कितने प्रकार की होती है और ये कैसे कार्य करती है। मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। हिंदी में इसे स्मृति बोलते हैं। मेमोरी के अंदर आप कई चीज़ों को स्टोर करके लंबे समय तक रख सकते हैं, तो इस प्रकार की मेमोरी को आप सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। और जो हम काम कर रहे होते हैं उस समय जो मेमोरी खर्च होती है उसे आप प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। इनपुट आपको पढ़ा दिया गया है, सीपीयू के अंदर की सारी चीज़ें बता दी गई थी। इसके बाद आपका आउटपुट शुरू होने वाला था। उससे पहले एक छोटा सा ये टॉपिक है 5-10 मिनट का, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद आउटपुट शुरू करेंगे। तो आइए देखिए, प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी जो वर्तमान समय में कंप्यूटर जब कोई कार्य कर रहा होता है तो उस समय जिस मेमोरी को प्रयोग में लेता है वो होती है रैम। और कार्य पूर्ण होने के बाद उसे लंबे समय के लिए रखना है, जैसे फाइल है, फ़ोटो है या कोई गाना है, तो उसके लिए जिस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं विस्तार से दोनों मेमोरी के बारे में, प्राइमरी मेमोरी भी और उसके बाद आपका जो है सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले इसमें आता है कि मेमोरी क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक कंप्यूटर में मेमोरी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं करता है। एक कंप्यूटर की मेमोरी को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसे दो भागों में बांटा जाता है। इसमें आता है आपका प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जहां वर्तमान में प्रोसेसिंग डेटा रहता है। प्रोसेसिंग डेटा का मतलब ये हुआ कि जैसे ये आपका मान लीजिए मोबाइल है, तो इसमें आप जो एप्लीकेशन खोल रहे हैं, जो भी कोई एप्लीकेशन आप खोल रहे हैं, तो खोलते समय एक मेमोरी यूज होती है। ये प्राइमरी मेमोरी के बदौलत ही कोई चीज़ आपका खुलता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कोई गाना सुन रहे हैं, साथ साथ में आपका कोई चीज़ डाउनलोड भी हो रहा है, साथ साथ में आप कोई चीज़ अपलोड भी कर रहे हैं नेट पे। इसके साथ आपका बैकग्राउंड में कोई एडिटिंग का सॉफ्टवेयर या कोई, मतलब एक साथ जब बहुत ढेर सारे सॉफ्टवेयर खुल जाते हैं तो सारे सॉफ्टवेयर सही से कार्य करें और कौन कौन से सॉफ्टवेयर खुले हैं उसके लिए वर्तमान समय में जो मोबाइल की रैम होती है, जिसे रैम बोलते हैं, रैम के बदौलत ही ये सारा काम हो जाता है। और रैम आपका प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है। कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की वह मेमोरी है जो वर्तमान समय में प्रोसेसिंग डेटा, मतलब जो डेटा प्रोसेस हो रहा होता है, जो चीज़ मोबाइल में आपके चल रही होती है उसका लेखा जोखा रखना और उसको सही ढंग से चलाने के लिए जितने दिमाग का प्रयोग होता है, चाहे जिस प्रकार के दिमाग का प्रयोग होता है, उसे आप प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ठीक वही कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या है? वही कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी सहायक मेमोरी होती है जहाँ लंबे समय तक अस्थायी रूप से संग्रहित होने वाले डेटा को रखा जाता है। मतलब जैसे आप जब कोई काम कर लेंगे तो उसका कुछ ना कुछ, आप मान लीजिए आप कंप्यूटर में बैठे हुए हैं और कंप्यूटर में बैठ के आप लेटर टाइप कर रहे हैं, तो लेटर टाइप करते समय जो मेमोरी वर्तमान समय, यानी लेटर टाइप मतलब कि कोई काम आप प्रोसेस में ले रहे हैं, उसको लेटर को टाइप कर रहे हैं तो कोई काम आप प्रोसेस में ले रहे हैं, तो प्रोसेस होते समय जो मेमोरी खर्च होती है उसे आप बोलते हैं प्रोसेसिंग मेमोरी, या फिर कह लीजिए कि प्राइमरी मेमोरी। मतलब ऐसी मेमोरी जो कार्य करते समय वर्तमान समय में खर्च हो रही हो उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। अब वर्तमान समय में मान लीजिए आप कंप्यूटर में कोई लेटर आपने लिख दिया, जैसे ABCDEF, तो जब आप लिख रहे होंगे तो इस समय जो मेमोरी कंप्यूटर की लग रही होगी वो कौन सी मेमोरी होगी? प्राइमरी मेमोरी होगी। लेकिन जब इसको लिखने के बाद आप CTRL+S दबा करके फाइल को क्या करेंगे? इसको लिखने के बाद जब CTRL+S दबा कर फाइल को जब आप सेव करेंगे तो सेव करने के बाद ये जो आपका डेटा है ये लंबे समय तक फाइल में किसी नाम से, फाइल से सेव करेंगे किसी नाम से, तो जब उसमें आप सेव कर देंगे तो लंबे समय तक किसी डेटा को जब आप सेव कर देते हैं तो वो फिर प्राइमरी मेमोरी में, ये प्रोसेसिंग मेमोरी थी, इसमें आपका प्रोसेस हुआ, जब आप लिख रहे थे तब मेमोरी खर्च हो रही थी, लेकिन इसके बाद जब आपने इसको कंट्रोल+S दबा के सेव कर दिया तो ये कहाँ चली गई? ये सेकेंडरी मेमोरी में चला गया और सेकेंडरी मेमोरी में ये आपका डाटा हमेशा हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर जिस समय चल रहा होता है या मोबाइल चल रहा होता है उसमें कितना चल रहा है, कैसे कैसे क्या है, सारी चीज़ों की जो जानकारियाँ होती हैं वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर होती है। जब आप कोई आउटपुट निकाल करके उसे सेव कर देते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में जाके हमेशा हमेशा के लिए
सेव हो जाता है। इसके बाद जब भी चाहें आप उसको खोल करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। चलिए, तो ये रही आपकी मेमोरी की परिचय। अब इसके बाद एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं कि जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है ये कितने पार्ट में इसे बांटा जाता है। देखिए, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, एक कैश मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है, कंप्यूटर कितना सोचता है, कोई भी काम देखिए, आपको अगर खूब ढेर सारा काम दिया जाएगा तो आप उसे अचानक से सारा काम करेंगे तो ठीक, लेकिन सोच सोच के करेंगे ना, तो सोचने के लिए जिस मेमोरी का प्रयोग होता है उसे कंप्यूटर के अंदर उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। अब कोई कार्य जैसे पूर्ण हो गया, इसके बाद उसको हमेशा हमेशा के लिए सेव करके रखना है, तो सेव करके रखते हैं तो वो किस में चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक, अच्छा, इसके बाद कैच क्या है। देखिए, कैच मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जैसे आप कोई यूज़र आईडी या पासवर्ड या इंटरनेट चला रहे होते हैं तो उस समय खूब ढेर सारे आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो जो ब्राउज़र होता है जिसमें चल रहा होता है उसमें ऑलरेडी कुछ ऐसे कुकीज़ वगैरह करके आते हैं जिसमें आपका डेटा, जैसे आप देखिए ब्राउज़र जब खोलेंगे कभी कभी तो आपके मोबाइल में ईमेल आईडी पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी पहले से ही आ जाता है, बस आपको कैप्चा कोड डाल के खोलना रहता है। तो यानी कैश मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो ऑलरेडी कंप्यूटर में धीरे धीरे इकट्ठा होती रहती है और वो आपके डेटा को ही लेकर इकट्ठा होती है, आपके आसानी के लिए वो चीज़ होती है, ताकि आप बार बार आईडी पासवर्ड ना डालें और तुरंत वो चीज़ आपको आईडी पासवर्ड अपने ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगा, भर जाएगा लिखा हुआ, आप उसको एंटर करेंगे तो खुल जाएगा। तो कैश से बहुत विशेष मतलब नहीं, मेन मुख्य मेमोरी आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी है। सेकेंडरी को पढ़ाऊंगा क्या मैं, ये बहुत आसान है। सेकेंडरी मेमोरी में डेटा लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो है आपकी हार्ड डिस्क है, बहुत अच्छे से बताया जा चुका है इसका फिगर के साथ में। इसमें डेटा को लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रखा जाता है। इसके बाद आपका जो है मैग्नेटिक डिस्क है, वही सेम चीज़ है, मैग्नेटिक टेप, ये इसी में डेटा को लंबे समय तक, मतलब ये समझ आइए। इसके बाद CD है, DVD है, डिस्क है, पेन ड्राइव है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी सेकेंडरी मेमोरी में ही आती हैं। अब आइए प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी को बच्चों दो मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक रैम और दूसरा रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम के मुख्य दो हिस्से होते हैं, एक आपका स्टैटिक रैम होता है और दूसरा डायनेमिक रैम होता है। इसी तरह रोम को भी तीन भागों में बांटा गया है, आपका पी रोम है, EP रोम है और EEP रोम है। ठीक, तो आइए अब कैच और सेकेंडरी मेमोरी बहुत आसान है, जिसको मैंने समझा दिया। कैच जो होती है वो ब्राउज़र के अंदर होती है और सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो आपका इसमें डेटा को लंबे समय के लिए रखते हैं। और जो प्राइमरी मेमोरी है ये मेमोरी सोचने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो आइए प्राइमरी मेमोरी को अच्छे से डिस्कस करते हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंदर सबसे पहले आता है आपका रैम। ये इसका फ़ोटो है, ये बहुत कॉस्टली होता है, मतलब अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे तो 2 GB का सेकेंडरी मेमोरी का चिप आपको सस्ता मिलेगा, जबकि 2 GB का रैम जो है आपको ज़्यादा मिलेगा। रैम, इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इस मेमोरी को कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। इसमें कोई भी डेटा स्टोर नहीं रहता है, मतलब डेटा कैसे स्टोर रहेगा। रैम को मैंने क्या बताया आपको, इसमें कोई भी डेटा स्टोर नहीं रहता है, मतलब डेटा स्टोर लंबे समय तक नहीं रहेगा। डेटा स्टोर कब तक रहेगा, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा। जब आप कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ क्या कर रहे होंगे, कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, तो काम करेंगे तो जो काम आप कर रहे हैं उसको सोचने समझने के लिए कंप्यूटर भी तो एज ह्यूमन, मनुष्य की तरह ही है। जब आप कोई काम कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ ये सोचे समझेगा ना, तो ये जो सोच समझ रहा होगा उसमें जो मेमोरी खर्च हो रही होगी उसे आप रैम बोलते हैं। अब जब काम अपने करना बंद कर दिया तो फिर ये जब काम बंद कर दिया, सारा चीज़ क्लोज कर दिया, तब ये क्या सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा। जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो ये मेमोरी पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि इसमें कोई भी डेटा स्टोर नहीं होता है। जब तक आप काम करेंगे तब तक ये भी अपना काम करेगा, जैसे आप काम करना बंद करेंगे ये काम करना बंद कर देगा। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक रैम या डेटा प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित स्टोर रहता है। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक ये सोचेगा आपको क्या कराना है, जो भी एप्लीकेशन खोलना है खोल लीजिए। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, रैम में रखा सारा डाटा डिलीट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह है कि जब तक आप क्लास में रहते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो आप अपना दिमाग प्रयोग में ला रहे होते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन जैसे ही छुट्टी हो जाती है, आप घर चले जाते हैं, तो फिर आप किसी और चीज़ में अपना दिमाग प्रयोग में लाते हैं। और जब सो जाते हैं तो आपकी मेमोरी पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। फिर जब उठते हैं तो फिर दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं, तब मेमोरी का यूज होता है। बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर भी है कि जैसे आप कंप्यूटर को बंद कर देंगे तो ये सोचना क्या कर देगा,
बंद कर देगा। सोचने वाली मेमोरी को ही जनरली कहा जाता है रैम। रैम 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? डायनेमिक रैम है, इसके बाद स्टैटिक रैम है और इसके बाद सिंक्रोनस रैम है। यानी कि रैम को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। आइए देख लीजिए डायनेमिक रैम क्या है। इसे डी रैम के नाम से भी जाना जाता है। डी रैम में डेटा लंबे मेमोरी सेल में स्टोर रहता है। प्रत्येक मेमोरी सेल में एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा होता है। डी रैम काफ़ी धीमी गति से, सबसे पहले इसी को उपयोग में लाया गया था। ये सब जब बनाया गया था तो सबसे पहले इसे ही बनाया गया था। इसमें दिया हुआ है साफ साफ कि किसका किसका प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर 3 लेग्स की एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है इसे। पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। तो ये कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, सेमीकंडक्टर सारे होते हैं जिनकी वजह से इसको तैयार किया जाता है रैम को। और शुरू में जब इसे तैयार किया गया था तो टेक्निक इतनी डेवलप नहीं थी। तो शुरू में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का प्रयोग आप फैन में भी करते हैं घर में, सेम वही से जिसे कंडेंसर आप बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करके डी रैम को बनाया गया था शुरू में, और ये बहुत धीरे चलता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्निक बढ़ी तो इसके बाद आपका स्टैटिक रैम लाया गया। इसमें ज़रा कम रिफ्रेश होती है, लेकिन यह डेटा को मेमोरी से अधिक समय तक रख पाती है। यह डेटा को तब तक स्टोर रखती है जब तक सिस्टम को करंट मिलता है। यह बहुत तेज़ी से डेटा को एक्सेस करती है। मतलब इसका कहने का ये है कि इसकी अपेक्षा ये क्या है, ज़्यादा अच्छी है। इसमें और नई टेक्निक्स का प्रयोग किया गया। खूब ढेर सारे ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए गए जिससे जो सर्किट जो सिग्नल ट्रेवल करते थे उनके लिए जो ट्रेवल डिस्टेंस थी, मतलब इसके अंदर जब सिग्नल्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स ट्रेवल करते थे तो रास्ता बहुत दूर तक का था। लेकिन जब इसका प्रयोग किया गया तो ऐसा किया गया कि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस कर दी गई, जिससे इसका जो रिस्पॉन्स था वो फास्ट हो गया। जैसे आपको नज़दीक जा कर के कोई चीज़ पहुंचना है, नज़दीक रास्ता है तो आप तुरंत चले जाएंगे। तो इसमें क्या कर देगा, उस जो सिग्नल ट्रेवल करे थे सर्किट में उसकी डिस्टेंस को स्लो कर दिया गया, उसकी डिस्टेंस को कम कर दिया गया, जिससे रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आने लगा। इसके बाद आता है आपका सिंक्रोनस रैम। सिंक्रोनस रैम डी रैम से भी ज़्यादा तेज़ होता है। मतलब ये इससे भी ज़्यादा तेज़ होता है डायनेमिक रैम से, डी रैम से। और वजह यह है कि डी रैम से ज़्यादा तेज़ी से रिफ्रेश होती है, ये उससे और एडवांस। मतलब बच्चों कहने का ये है कि चाहे डायनेमिक रैम हो, चाहे स्टैटिक रैम हो, चाहे सिंक्रोनस रैम, ये सारे रैम के पार्ट हैं। और इसमें ये जैसे जैसे टेक्निक बढ़ती गई वैसे वैसे ये रैम बनाते चले गए, और जो है इसका रिस्पॉन्स अच्छा होता चला गया टेक्निक के आधार पर। ठीक, अब इसके बाद आता है आपका रोम। देखिए कुछ इस तरह से होता है। इसको आप आईसी भी बोल सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें आपके मल्टीपल लेग दिखाई देंगे। ये खूब ढेर सारे इसमें इसके पिन दिखाई देंगे। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यह एक अस्थायी मेमोरी है। फिर वही बात देखिए, अस्थायी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो हमेशा अस्थायी हैं। ठीक, तो ये भी एक अस्थायी मेमोरी है। इसको तैयार करते समय जो प्रोग्राम या डेटा इसमें डाले जाते हैं वह ख़त्म नहीं होते हैं। मतलब इसमें ऑलरेडी पहले से ही कुछ न कुछ सूचना इसको दे दी जाती है। अधिकतर इसका प्रयोग रोबोट बनाने में किया जाता है। जैसे रोबोट में कुछ ऑटोमेटिक रोबोट होते हैं जो अपने आप काम करते रहते हैं, तो उसमें पहले से ही कुछ न कुछ सूचना उनको इंसर्ट करके दे दी जाती है कि आपको यही काम करना है। ठीक, तो वो किसकी मदद से किया जाता है, वो उसमें रोम लगाए जाते हैं जिसके अंदर सूचना डाल के और उस मशीन के अंदर फिट कर दिया जाता है। फिर वो मशीन उसी के हिसाब से काम करती है और उसको बदला नहीं जा सकता। यदि है ना वह ख़त्म नहीं होती है। कंप्यूटर को शट डाउन करते समय इसका डेटा नष्ट नहीं होता है। मतलब जब कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, इसके बाद मान लीजिए रोबोट को आप बंद कर दिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो रोम के अंदर सूचना डाली गई है वो गायब हो जाएगी। नहीं, रैम के साथ हो सकता है ऐसा, रैम के अंदर की सूचना गायब हो सकती है, लेकिन रोम के अंदर की सूचना नहीं गायब हो सकती है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर को शट डाउन करने पर इसका डेटा नष्ट नहीं होता है। क्योंकि डेटा नष्ट हो जाएगा तो फिर रोबोट को दोबारा ऑन करेंगे तो रोबोट काम कैसे करेगा। रोबोट को काम करना चाहिए तो उसके लिए उसमें रोम डाला जाता है, जिसकी वजह से वो काम करता है। रोम कितने प्रकार के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। चलिए पी रोम देखिए क्या है, रीड ओनली मेमोरी, केवल एक ही बार डेटा स्टोर किया जा सकता है, यानी इसे मिटाया नहीं जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। तो ये तो हमने पहले बता दिया। प्रोग्रामेबल, मतलब प्रोग्राम कंप्यूटर को कोई भी काम कराना है तो उसके लिए .php, जावा, .net, ASP, ऐसी बहुत सी लैंग्वेज आती है जिनकी मदद से प्रोग्राम तैयार किया जाता है।
तो प्रोग्राम को तैयार करके उसके अंदर डाल दिया जाता है और प्रोग्राम को केवल वो रीड करेगा। मतलब प्रोग्राम बना करके कि क्या काम करना है, मशीन से क्या काम करवाना है, उस तरह का कोडिंग करके उस तरह का प्रोग्राम करके मशीन में डाल दिया जाता है। और मशीन में डालने से पहले उसको किस में डाला जाता है, रोम में, और रोम को किस में लगा दिया जाता है, मशीन में। तो मतलब इसे मिटाया नहीं जा सकता है और ना ये डिलीट होता है। इसके बाद आता है आपका EPROM, इरेजिबल। इरेजिबल की शुद्ध हिंदी होती है मिटाना, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका पूरा नाम है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह PROM की तरह होती है, लेकिन इसमें संग्रहित प्रोग्राम को पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा मिटाया जा सकता है। ऊपर वाले में PROM में आप जो लिखेंगे या जो प्रोग्राम या कोडिंग करेंगे उसे नहीं मिटा सकते हैं, लेकिन EPROM में आप उसे मिटा सकते हैं। यही इसका मतलब है। किसके द्वारा मिटा सकते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा। सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में लिखा है कि PROM में आपका जो डेटा है उसे आप नहीं मिटा सकते हैं। एक बार कोडिंग हो जाएगी तो वो हमेशा रहेगी, बंद होने के बाद भी, कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी रहेगी। लेकिन EPROM में क्या है, इसमें आप जो एक बार कोडिंग कर देंगे या डेटा एक बार डाल देंगे मेमोरी के अंदर, उसे मिटाया जा सकता है। और उसे मिटाने के लिए किसका सहारा लेते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज का। ठीक, अब क्या कर रहा है इसमें, और नए प्रोग्राम संग्रहित किए जा सकते हैं। और जब मिटा देंगे तो नए प्रोग्राम, जाहिर सी बात है कि एक बार मिटा देंगे तो दोबारा वो खाली हो जाएगी मेमोरी, तो उसमें नए प्रोग्राम डाल सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपका मेमोरी कार्ड है, उसमें आपका कोई फ़ोटो फाइल या ऑडियो वीडियो रहता है, तो उसे आप क्या करते हैं? डिलीट करते हैं, और उसमें फिर नई फाइल वीडियो ऑडियो डाल देते हैं। नई पिक्चर आती है तो उसे डिलीट करते, पुरानी पिक्चर अगर आपके मेमोरी कार्ड में है तो उसे डिलीट करके नई पिक्चर आपको देखना है तो बाज़ार से जाके नई पिक्चर भरवा लेते हैं। तो ठीक है, वो डिलीट आप इलेक्ट्रिकली करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो EPROM का केस है, इसमें आप जो डेटा को डिलीट करेंगे वो अल्ट्रावायलेट रेज की मदद से किया जाता है। इसके बाद आता है आपका EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। एक नई तकनीकी EPROM है जिसमें मेमोरी से प्रोग्राम विद्युतीय विधि द्वारा मिटाया जाता है। ये लिखा हुआ है साफ साफ देखिए, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल, यानी कि ये तो इरेजिबल सिर्फ था, ये अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से इरेज हो रहा था। ठीक, EPROM के केस में। लेकिन EEPROM के केस में क्या हो रहा है कि डेटा को इरेज किया जा रहा है, डेटा को मिटाया जा रहा है, लेकिन डेटा को मिटाने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज का न सहारा लेकर के इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युतीय रूप से मिटाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रोग्राम को विद्युतीय विधि से मिटाया जाता है। ठीक, तो EPROM के अंदर अगर आप कोडिंग कर रहे हैं या कोई सूचना दे रहे हैं जिससे मशीन को आपको कार्य कराना है, तो मशीन को कोई भी कार्य कराना है तो आप बोल के तो कराएंगे नहीं, उसकी कोडिंग करनी पड़ती है। कोडिंग करने के लिए आप अगर इसमें से किसी भी प्रकार का रोम ले सकते हैं, इस प्रकार का रोम लेंगे, PROM लेंगे, तो जब इसमें कोडिंग करेंगे तो दिक्कत होगी क्योंकि इसको मिटाया नहीं जा सकता है। EPROM लेंगे, इसमें कोडिंग करेंगे, कोई सूचना डालेंगे तो इसको अल्ट्रावायलेट रेज से मिटाना पड़ेगा। और अगर EEPROM का सहारा लेते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है, आपको अल्ट्रावायलेट नहीं, ये पहले तो ये इरेजिबल है, और वो भी कौन सी इरेजिबल है? इलेक्ट्रिकल इरेजिबल है, यानी कि इसको विद्युतीय रूप से आप मिटाए जा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों देखिए, इसमें आपका लगभग सारा सिलेबस मेमोरी के बारे में कंप्लीट हो गया। और इसमें आप देखेंगे कि मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको शुरू में ही बताया गया था। ये देखिए, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो कैच आपको पहले बता दिया हूँ, कैच जो होता है वो ब्राउज़र में होता है, थोड़ा बहुत आपकी सहायता करता है। जब कभी ब्राउज़र, अगर आपका नेट बहुत स्लो काम कर रहा है या कंप्यूटर स्लो काम कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। क्लियर कैच करेंगे तो इससे क्या होगा कि कैच मेमोरी मिट जाएगी, जिससे आपका ब्राउज़र तेज़ चलेगा। बाकी सेकेंडरी मेमोरी आप सभी लोग जानते हैं, प्रयोग भी इसका बहुत धड़ल्ले से आप लोग करते हैं। CD, DVD, डिस्क, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, जिसमें, और वो भी जानते हैं कि उसमें डेटा को लंबे समय तक रखा जा सकता है। लेकिन बात आई प्राइमरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी में आपको दोनों हेडिंग अच्छे से बता दी गई, रैम को भी और रोम को भी। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। कंप्यूटर बंद होने के बाद ये क्या हो जाती है,
बंद हो जाती है, एकदम खाली हो जाती है। लेकिन रोम क्या है, रोम में आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, इसके बाद भी क्या होती है, इसके अंदर डेटा हमेशा के लिए रहता है। तो इस तरह से आपके ये मेमोरी के अंदर डिफरेंस हो गई। अब इसके बाद में अगला जो आपका क्लास आएगा उसमें आप देखेंगे कि इनपुट हम लोग पढ़ लिए हैं, सीपीयू के बारे में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ लिए हैं। इसके बाद आज हम लोग मेमोरी के बारे में पढ़ लिए कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है और किस तरह से उसका कार्य कंप्यूटर में होता है। अब अगले टर्न से हम लोग शुरू करेंगे आउटपुट के बारे में, आउटपुट डिवाइस क्या है, और उसमें खूब ढेर सारे एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सॉफ्टवेयर और वर्ड पैड, टैली, ये सब चीज़ें करेंगे। तो अब हो सकता है कि अगले 7-8 लेक्चर जो आपको मिले वो सारे आउटपुट डिवाइस के ही ऊपर मिले। थैंक यू।